नमस्कार, मैं घनश्याम चौर कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने एक रियासत कंप्लीट की थी, मारवाड़ रियासत या आप ये कह सकते हो जोधपुर रियासत, जो राठौड़ वंश था। उसको जब मैंने शुरू किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जो राठौड़ों का जो मूलभूत केंद्र है वो मारवाड़ी था अर्थात जोधपुर ही था। कुछ समय पश्चात हमने एक दो शासक आगे बढ़े थे, तब राव जोधा आया था। उस समय मैंने बताया था कि राव जोधा का जो पुत्र था वो मारवाड़ छोड़ करके एक नवीन रियासत की स्थापना करता है। और फिर बाद में हमने मोटा राजा उदय सिंह के समय एक और चर्चा की थी कि मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, उसने भी एक नवीन रियासत की स्थापना की थी। तो मारवाड़ से निकल करके ही दो नवीन राठौड़ों के जो केंद्र बने थे, उनमें से आज दूसरे केंद्र की शुरुआत करेंगे हम, जो बीकानेर है, राठौड़ वंश है। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़े से वापस हम मारवाड़ रियासत की तरफ जाते हैं। तो मारवाड़ रियासत का मैंने आपको एक शासक बताया था जिसका नाम था राव जोधा, और यह भी बताया था मैंने कि राव जोधा था, उसका सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था निका। निका के पश्चात पुत्र था बिक्का, और बिक्का के पश्चात पुत्र था सातल देव। ये बताएंगे कंटिन्यू। और भी इसके पुत्र थे। ये जो निका था ये छोटी उम्र के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई। तो फिर बाद में बिक्का का ज्येष्ठ पुत्र, जोधा का ज्येष्ठ पुत्र था राव बिक्का। अब ये जो राव जोधा है ये अपनी प्रिय रानी के कहने पर इस सातल देव को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए इस बिक्का से कुछ वचन ले लेता है। जैसे वचन लेता है, दो वचन लेता है, जिनमें पहला वचन तो ये था कि बिक्का को ये जो मारवाड़ रियासत है, ये मारवाड़ रियासत राव सातल देव के लिए छोड़ करके जानी थी। और दूसरा वचन था कि इस समय जो बिक्का था, ये बिक्का नागौर और लाडू की जागीर पर इसका अधिकार था। तो नागौर और लाडू की जागीर को जोधा ने अपने नाम करवा लिया था। बदले में जो बिक्का ने वचन लिया था वो जोधा से लिया था कि जो मैं ये रियासत वगैरह तो छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते यहाँ का जो मारवाड़ का जो राजकीय चिन्ह है, ध्वज है, छत्र है, मुकुट है, वो सारे सारे मेरे होने थे। इस प्रकार से वचनों से बंधा होने के कारण राव बिक्का ये क्षेत्र छोड़ करके, बोले तो मारवाड़ क्षेत्र छोड़ करके चला जाता है। अब जाता कब है ये बिक्का? यहाँ से निकलता है आपके 1463 ईस्वी। 1463 ईस्वी में निकलता है और अपने साथ में एक में छोटे भाई और है जिसका नाम आता है कांदल। छोटा भाई है, उसका नाम है कांदल, और इसको साथ में लेकर के यहां से जाता है। और जाने के पश्चात सबसे पहले राव बिक्का ने अपना जो निवास स्थान बनाया था, वो इन दोनों ने, बिक्का और कांदल ने निवास स्थान बनाया था कोडम देसेर, एक शहर है, उस कोडम देसेर शहर को निवास स्थान बना लिया। निवास स्थान बनाने के पश्चात इस राव बिक्का ने कोडम देसेर को ही अपनी पहली राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखना, बीकानेर की जो राठौड़ वंश है उनकी पहली राजधानी है कोडम देसेर। हालांकि अभी मुख्यतः बीकानेर रियासत की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन बिक्का ने अपने लिए जो प्रारंभिक राजधानी बनाई थी वो कोडम देसेर को ही बनाई थी। थोड़ी सी कोडम देसेर शहर के बारे में चर्चा करें तो मैंने आपको बताया था रणबल राठौड़, उसकी पत्नी थी कोडम दे। उस कोडम दे ने इस कोडम देसेर शहर को बसाया और साथ में यहीं पर ही कोडम देसेर नामक एक बावड़ी भी बनवाई थी। आपको पता हो तो ये कोडम देसेर जो बावड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी बावड़ी है। अब इसके पश्चात बात करें कि बिक्का ने राजधानी बना ली। राजधानी बनाने के पश्चात यहीं पर कोडम देसेर गांव के अंदर एक मंदिर बनाया, और वो मंदिर है भैरव मंदिर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राव बिक्का ने सर्वप्रथम कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। RS 2016 प्री पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादातर ये आए कि आंसर राइट करके आते हैं कि राव बिक्का ने जो पहला मंदिर बनाया था वो करनी माता का बनाया। ध्यान रखना, करनी माता का नहीं बनाया है, पहला मंदिर बनाया है भैरव मंदिर, और वो मंदिर कोडम देसेर गांव के अंदर बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? फिर बाद में या कोडम देसेर से निकल करके राव बिक्का एक नवीनतम क्षेत्र पर अधिकार करता है, और उस क्षेत्र का नाम आता है जांगलू प्रदेश, या आप ये भी कह सकते हो जांगल प्रदेश। इस जांगल प्रदेश शहर पर अधिकार करता है। बात करें इस जांगल प्रदेश या जांगलू प्रदेश पर कब अधिकार किया, तो ध्यान रखना बिक्का ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था 1400
1465 ईस्वी। 1465 ईस्वी में जांगलू या जांगल प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब अधिकार करने के पश्चात थोड़ी सी इस जांगलू प्रदेश के बारे में चर्चा करें तो ये जो जांगलू प्रदेश महाभारत काल से चला आ रहा है। अब बात करें इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है तो ध्यान रखना, जांगलू प्रदेश के अंदर वर्तमान का बीकानेर, इसके साथ में वर्तमान का नागौर, इसके साथ में वर्तमान का जो लाडनू क्षेत्र है और साथ में ये जो शाकंभरी क्षेत्र है ये भी इस क्षेत्र के अंदर शामिल था। ये जांगलू प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र था। ये वर्तमान के परगने बता रहा हूं आपको कि वर्तमान का जो बीकानेर है, नागौर है, लाडनू है और जो शाकंभरी या सांबर जो क्षेत्र है वो उस समय इस जांगलू प्रदेश के अंदर आते थे। अब बात करें ये जांगलू प्रदेश जो महाभारत काल से चला आ रहा है, इस जांगलू प्रदेश की राजधानी क्या थी तो ध्यान रखना, इस जांगलू प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर। जांगलू प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर और ये जो अहिच्छत्रपुर है ना इसका वर्तमान नाम है नागौर। बोले तो ये जो नागौर है इसका प्राचीन नाम है अहिच्छत्रपुर और यही अहिच्छत्रपुर जांगलू प्रदेश की राजधानी थी। यहाँ जांगलू प्रदेश में रहते हुए बीकानेर कुछ जातियां थी जिनमें नाम आता है गोदारा है, सारण है, कांथल है, सायल है, चायल है। ये जाट समाज की जातियां थी। इन जातियों के लोगों को, सरदारों को अपनी तरफ मिला करके इस क्षेत्र पर इसने अधिकार किया था। सबसे पहले ध्यान रखना, बीका की सबसे पहले अधिकता स्वीकार करने वाली जो जाति थी वो जाति थी गोदारा। बोले तो गोदारा जाति के जाट लोगों को सबसे पहले बीका ने अपनी अधिकता स्वीकार करवाई। अब इसके पश्चात आगे की चर्चा करें कि इसने बीकानेर रियासत की स्थापना कैसे की। तो अभी तो प्रारंभिक बातें की है कि इसने सबसे पहले क्षेत्र कौन सा बनाया, कौन सी राजधानी बनाई और उसके पश्चात इसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया। अब यहाँ जांगलू प्रदेश के अंदर रहते हुए इसने धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी जो छोटे मोटे जो जागीरदार थे, जो सरदार थे, उनसे कर वसूलना प्रारंभ कर लिया था। उसी दरमियान एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है नेरा जाट। इस नेरा जाट के पास में बताते हैं कि 100 बीघा के लगभग जमीन थी। इसके पास में जाता है राव बीका और राव बीका इसके पास में जाकर के कहता है देख भाई, ये जो तेरी जमीन है ना ये मेरे को पसंद आ गई। ये हमारा मारवाड़ियों की खासियत होती है कि जो चीज या जो वस्तु पसंद आती है ना उसको लेकर के रहते। अगर प्रेम से दे देते तो ठीक है, नहीं तो छीन करके लेते। तो राव बीका को इसकी जमीन पसंद आई तो इससे बोला कि जमीन तेरी पसंद आ गई है, क्या कीमत लगेगा तो मेरे को दे दे। नारायण ने मना कर दिया कि मैं ऐसे आपको जमीन नहीं दूंगा। तब बीका कहता है कि तू देगा नहीं तो मेरे को छीनना पड़ेगा, भले ही इसी में तू दे दे। तो नरा कहता है कि मैं दे तो दूं लेकिन मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को भी कुछ लाभ होना चाहिए कि भाई मैं मेरी जमीन दे रहा हूं। तो बीका बोलता है देख तेरे को लाभ ये होगा कि मैं इस क्षेत्र के अंदर एक शहर बसाऊंगा और उसी शहर का नाम तेरे नाम के आधार पर रख दूंगा। तेरा भी नाम अमर हो जाएगा, मेरा भी नाम तो वैसे ही हो रहा है, तो ये काम तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तब बताते हैं कि नरा जाट ने इस बीका को वो जमीन दे दी। अब जमीन लेने के पश्चात राव बीका ने 12 मई, ध्यान रखना 12 मई 1488 ईस्वी को, कब की बात है 12 मई 1488 ईस्वी को एक जगह आती है। उस जगह का नाम है राती घाटी का टीला। रेत का बहुत बड़ा टीला था, उसका नाम है राती घाटी टीला। इस राती घाटी का टीला नामक स्थान पर राव बीका ने एक शहर बसाया। अपने नाम के आधार पर उस शहर के नाम का प्रारंभिक नाम रखा बीका और उस नरा जाट का भी नाम साथ में जोड़ने के लिए इस शहर का नाम रख दिया इसने बीकानेर। तो ध्यान रखना, बीकानेर शहर की स्थापना किसने की? राव बीका ने की। कब की? 12 मई 1488 ईस्वी को। कहां पर की? राती घाटी का टीला नामक स्थान पर। अब बात करें ये जो राती घाटी का जो टीला है ये किस स्थान पर पड़ता है? तो ध्यान रखना 3 रास्ते आकर के मिलते हैं। एक रास्ता आता है
अजमेर से, दूसरा रास्ता आता है नागौर से और तीसरा रास्ता आता है मुल्तान से। ये जहां पर तीनों रास्ते आकर के मिलते हैं वहां पर एक टीला बना हुआ था और उसी टीले के नामक स्थान पर इसने बीकानेर शहर की स्थापना की। बीकानेर शहर की स्थापना हो गई। इस शहर की स्थापना होने के पश्चात इस राव बीका को आशीर्वाद मिला था करणी माता का। तो करणी माता के आशीर्वाद से इसने यहाँ पर बीकानेर के अंदर इस बीकानेर के दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया, बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राव बीका। ध्यान रखना, बीकानेर दुर्ग को वर्तमान में जाना जाता है जूनागढ़ दुर्ग के नाम से। एग्जाम में अगर पूछे कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया तो ध्यान रखना, इस राव बीका का आंसर नहीं देना आपको। जूनागढ़ दुर्ग के लिए आगे शासक आएंगे, वो इस बीकानेर दुर्ग की पुनः मरम्मत करवाते हैं, उसके कारण उसको निर्माता माना जाता है। जबकि बीकानेर दुर्ग का निर्माता राव बीका है और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता राय सिंह है। बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवा दिया किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। अब थोड़ी सी बात करें कि बीकानेर शहर की स्थापना 12 मई 1488 के दिन तो कर दी थी, लेकिन उस दिन और क्या विशेष था? तो ध्यान रखना, जिस दिन बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी ना, उस दिन तिथि थी वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। जो नौजवान कुंवारे होते हैं ना, जिनको सबसे ज्यादा जिस तिथि का इंतजार होता है ना, उसी तिथि के दिन राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की। ध्यान रखना, बोले तो आखा तीज किस दिन स्थापना की गई है? आखा तीज के दिन, या आप ये भी कह सकते हो अक्षय तृतीया के दिन इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, राजस्थान के अंदर 2 शहर है जिनकी स्थापना अक्षय तृतीया के दिन की गई। पहला शहर है बीकानेर और दूसरा शहर है नागौर। इन दोनों शहरों की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन की गई है। ध्यान रखना, ठीक है। दुर्ग का निर्माण हो गया। अब दुर्ग का निर्माण होने के पश्चात राव बीका ने इस बीकानेर को बना ली अपनी राजधानी और इसके पश्चात निरंतर बीकानेर के राठौड़ वंश की राजधानी है, वो बीकानेर ही राजधानी रहती है। अब बात करें कि राव बीका ने राजधानी बना ली, दुर्ग बना लिया, शहर बना लिया, इसके पश्चात यहाँ पर क्या किया? तो ध्यान रखना, इस बीका ने इस करणी माता का जो मंदिर है, वर्तमान मंदिर है उसका नहीं, इस करणी माता का जो मूल मंदिर है उस मूल मंदिर का निर्माण करवाया। मूल मंदिर जो प्राचीन मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया? राव बीका ने। कहां पर करवाया? तो ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण करवाया था देशनों के अंदर। देशनों के अंदर मूल मंदिर का निर्माण करवाया करणी माता के मंदिर का राव बीका ने। इसके अलावा राव बीका ने यहाँ बीकानेर का जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर अपनी, या ये कह सकते हो बीकानेर के राठौड़ों की जो कुलदेवी थी, है नहीं थी, उसके मंदिर का निर्माण करवाया और उस कुलदेवी का नाम आता है नागनेची माता। नागनेची माता, नागनेची माता के बारे में मैंने बताया था आपको कि मारवाड़ का जब राठौड़ वंश पढ़ रहे थे उस समय धुवर था जो दक्षिण भारत जाता है और वहां से कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाता है, नगाना गांव के अंदर स्थापित करवाता है और वही चक्रेश्वरी माता मारवाड़ के अंदर नागनेची माता के नाम से जानी जाती है, जिसका मूल मंदिर तो नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है, लेकिन अन्य मंदिर बीकानेर दुर्ग के अंदर भी है, जोधपुर दुर्ग के अंदर भी है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भी है। तो ये जो नागनेची माता है ना, ये राव बीका है, इसकी कुलदेवी थी। लेकिन बीका के पश्चात जो भी राठौड़ वंश के यहाँ के शासक आए उनकी कुलदेवी वो करणी माता है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है होएगी। अब कैसे होएगी उसका भी कारण बता देता हूं। ये जो बीका था ना, ये राव जोधा का वंशज था, मारवाड़ के राठौड़ों का वंशज था। तो राव जोधा की जो कुलदेवी थी वो तो नागनेची माता थी, तो इसकी भी कौन होगी? नागनेची माता। अब बीका के पश्चात जितने भी जो शासक आए उनकी जो कुलदेवी है वो कुलदेवी आपके करणी माता, यहां तक ध्यान रखना। अब इसके पश्चात बीका के पश्चात बीका का पुत्र शासक बनता, मात्र 3 महीने शासक रहता, कोई विशेष कार्य नहीं करता। फिर बाद में इसका पौत्र शासक बनता है जिसका नाम आता है लूणकरण सिंह। तो अब हम पढ़ेंगे लूणकरण सिंह के बारे में। अच्छा शासक था लूणकरण सिंह। देखो नाम के हिसाब से देख लो, लूणकरण सिंह
किस प्रकार का शासक हो सकता है? नाम है राव लूणकरण। राव लूणकरण सिंह राठौड़। बाटी मत कर देना, बाटी है वो जैसलमेर के अंदर शासक है, या बीकानेर के पास में थी रियासत। तो राव लूणकरण सिंह शासक बना है। इस राव लूणकरण सिंह को एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के नाम की बात करें तो उस ग्रंथ का नाम आता है, तो हम राव लूणकरण सिंह है, उसको उस समय मारवाड़ का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम आता है करमचंद वंशोत की करमचंद्र वंशोत की कीर्तनम। इस ग्रंथ के अंदर बहुत बड़ा ग्रंथ का नाम है करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम। इस ग्रंथ के अंदर राव लूणकरण सिंह की दानशीलता की जो तुलना है, दानशीलता की तुलना है, वो दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस शासक की दानशीलता की तुलना है, वो कर्ण के समान की गई है। तो ध्यान रखना, राव लूणकरण सिंह की तुलना की गई है। इसके पश्चात एक ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ का नाम आता है राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण सिंह को बीकानेर का कर्ण कहा गया है, या इसको दानशीलता का कर्ण कहा गया। किसको? राव लूणकरण सिंह को। बहुत दानी व्यक्ति था, इसके आधार पर इसको कर्ण कहा जाता है। इसके पश्चात राव लूणकरण सिंह ने अपने नाम के आधार पर एक शहर बसाया, जिसका नाम, देखो इसका नाम है, ये कभी नहीं भूलोगे आप, कौन सा शहर बसाया? लूणकरण सिंह ने जो शहर बसाया, लूणकरणसर शहर बसाया। लूणकरणसर शहर बसाया। कहां पर है ये शहर? तो ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर। किसने बसाया? राव लूणकरण सिंह ने। इस लूणकरणसर शहर है, इस शहर के अंदर इस लूणकरण सिंह ने एक झील भी बना दी थी, और वो भी झील का नाम भी अपने नाम के आधार पर रखा, और उस झील का नाम है लूणकरणसर झील। ध्यान रखना, ये जो लूणकरणसर झील है ना, ध्यान रखिए, देखो लूण, नमक को हम लूण ही कहते हैं मारवाड़ी भाषा के अंदर। तो लूण होता कैसा है? खारा होता है ना, उसके समान ये लूणकरणसर जो झील है ना, ये झील है खारे पानी की झील है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, खारे पानी की झील है लूणकरणसर। उसका निर्माण करवाया था राव लूणकरण सिंह। अब थोड़ी सी बात करें कि ये जो लूणकरणसर शहर है, इस शहर के अंदर क्या है कि राजस्थान के अंदर लूणकरणसर शहर के अंदर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके कारण लूणकरणसर शहर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट क्यों कहा जाता है राजस्थान का राजकोट? तो बता देता हूं कि भारत के अंदर गुजरात का एक शहर है जिसका नाम आता है राजकोट। तो उस राजकोट के अंदर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, भारत में राजकोट में, और राजस्थान में लूणकरणसर शहर के अंदर। इस कारण इस लूणकरण शहर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। क्लियर है? यहाँ तक ये इतनी बातें लूणकरण सिंह के बारे में। एक तो इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई, दूसरी लूणकरणसर शहर बसाया। लूणकरणसर शहर है वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसके कारण लूणकरणसर शहर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। और तीसरी बात है लूणकरण सिंह ने लूणकरणसर झील बनाई है, वो खारे पानी की झील है। अब लूणकरण सिंह के पश्चात इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम आता है राव जेत सिंह। राव जेत सिंह का भी ज्यादा विशेष इतिहास नहीं है, थोड़ा सा ही इतिहास है राव जेत सिंह का, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था पहले भी, जब मारवाड़ रियासत है पढ़ रहे थे इसमें। सबसे पहले ध्यान रखना, राव जेत सिंह का दरबारी कवि था जिसने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम आता है राव जेतसिरो छंद। जेतसिरो छंद किसने लिखा? तो ध्यान रखना, ये राव जेतसिरो जो छंद है, ये ग्रंथ लिखने वाला था बिट्ठू सुजा।
किसने लिखा? बिट्ठू सुजा ने। कौन सा ग्रंथ लिखा? जयसिरो छंद। किसका दरबारी कवि? राव जयसिरा। अब बात करिए जो राव जयसिरो जो छंद है, इस ग्रंथ से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखना, राव जयसिर से पहले के जितने भी यहाँ बीकानेर के जो राठौड़ वंश के शासक हुए ना, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तत्पश्चात राव जयसिंह के समय एक युद्ध होता है जिसका नाम आता है पाहेबा या साहेबा का युद्ध। ये बताया था मैंने आपको, ये युद्ध 1541 ईस्वी में लड़ा गया था मारवाड़ के राव मालदेव और राव जयसिंह के बीच में, जिसमें यह भी बताया था मैंने आपको कि युद्ध के दौरान राव जयसिंह वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब इस युद्ध की अगर डिटेल आपको जाननी है तो मारवाड़ रियासत के अंदर राव मालदेव के बारे में आप पढ़ना, उसके अंदर पूरी डिटेल के साथ में इसको बताया हुआ है। इसके अलावा राव जयसिंह की एक बात शेष बच जाती है, वो ये है कि राव जयसिंह के समय जब मेवाड़ रियासत थी उसका शासक था महाराणा सांगा। और आपको पता हो तो महाराणा सांगा ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था खानवा का। उस खानवा युद्ध में राव जयसिंह ने अपने पुत्र कल्याण सिंह को, या आप ये कह सकते हो कि कल्याण मल है, उस कल्याण मल को 4000 सैनिकों के साथ में सांगा की मदद करने भेजा था। कौन से युद्ध में? तो ध्यान रखना, खानवा युद्ध में। खानवा युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हमें 1527 के अंदर लड़ा गया था और डिटेल्स हम मेवाड़ रियासत के समय आपको पढ़ूंगा। तो ध्यान रखना, राव जयसिंह के पुत्र कल्याण मल ने 4000 सैनिक लेकर के महाराणा सांगा की मदद करने के लिए खानवा युद्ध में गया था। अब राव जयसिंह इस पाहेबा या साहेबा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात राव जयसिंह का पुत्र शासक बनता है जिसका नाम आता है कल्याण मल। कल्याण मल अच्छा शासक था। अब देखो, जब ये पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था ना, तो उस समय ये जो कल्याण मल है, ये कल्याण मल चला जाता है शेरशाह सूरी की शरण में। उससे मदद मांगता है कि साहब मेरे से मालदेव ने ये मारवाड़ बीकानेर रियासत छीन लिए, आप कैसे करके ये रियासत मुझे वापस दे रहे। तो ध्यान रखना, कल्याण मल राजपुताने का पहला शासक है जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। राजपुताने के अंदर भी अधीनता स्वीकार करने वाला कल्याण मल पहला शासक है जिसने अफगान वंश की या शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। पहली बात तो यह, कल्याण मल शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया, मारवाड़ का शासक, उसके साथ में युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध। इस गिरी सुमेल के युद्ध के दौरान इस कल्याण मल ने शेरशाह सूरी की मदद की। ये भी ध्यान रखना, इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय होता। विजय होने के पश्चात इस कल्याण मल को है वो यहाँ का बीकानेर की जो जागीर है पुनः दे देता है और कल्याण मल वापस से शासक बनता है। अब इसके पश्चात देखो, कल्याण मल के समय शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक रहता है। उस समय पश्चात हुमायूं इसको पराजित कर देता है, पराजित करके पुनः शासक बनता है। तत्पश्चात दिल्ली का शासक अकबर बनता है और अकबर आपको पता हो तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाता है। तो इस नागौर दरबार में कल्याण मल अपने दोनों पुत्र कौन कौन से, एक पुत्र का तो नाम आता है राय सिंह और दूसरे पुत्र का नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़, इन दोनों को लेकर के दरबार के अंदर जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना, पहले तो शेरशाह सूरी की अधीनता या अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कल्याण मल। दूसरी, अकबर की अधीनता, किसकी अधीनता? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला भी पहला शासक कौन? कल्याण मल। यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन? कल्याण मल। यहाँ तक दी गई। अब इसके पश्चात इसने अकबर के साथ में रिश्ते के अंदर गहराई बढ़ाने के लिए कल्याण मल ने अपनी पौत्री का विवाह अकबर के साथ में कर दिया। राय सिंह की पुत्री थी, उसका विवाह अकबर के साथ में भी कर दिया था। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया है कि बीकानेर से मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो ध्यान रखना, कल्याण मल। दरबार में चला गया, अधीनता स्वीकार कर ली। ये जो पृथ्वीराज है, ये पृथ्वीराज
अकबर है इस राज सिंह को तो वापस कल्याणमल के साथ में बीकानेर भेज देता है, लेकिन इस पृथ्वीराज को अपने साथ में ले जाता है दिल्ली, और दिल्ली ले जाने के पश्चात अकबर इस पृथ्वीराज राठौर को गागरोन की जागीर प्रदान करता है। कौन सी जागीर? गागरोन की। अब यहाँ पर गागरोन की जागीर प्रदान कर देता है। उससे पहले दिल्ली गया, दिल्ली रहा था, उस समय ये जो पृथ्वीराज राठौर है ये अकबर का दरबारी कवि के रूप में सेवा देता था। तो ध्यान रखना, बीकानेर का वह व्यक्ति जो अकबर का दरबारी कवि था, पृथ्वीराज राठौर, जो कल्याणमल का पुत्र था। क्लियर है यहाँ तक? अब जब गागरोन की इसे जागीर प्रदान की गई तो गागरोन की जागीर में रहते हुए पृथ्वीराज राठौर ने कुछ साहित्य की रचनाएं की। जब ये साहित्य लिखता था ना, उस समय ये अपना नाम पृथ्वीराज राठौर नहीं रखता था, उसके स्थान पर अपना नाम पीथल के नाम से ये रचना करता था। अब बात करें कि पृथ्वीराज राठौर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, आपको दो ग्रंथों के बारे में ध्यान रखना। पृथ्वीराज के जो दो ग्रंथ है, जिनमें पहला ग्रंथ आता है उसका नाम आता है वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, और दूसरे ग्रंथ का नाम आता है गंगा लहरी। इन दोनों ग्रंथों की रचना की है पृथ्वीराज राठौर ने। किस नाम से? पीथल नाम से। ग्रंथों के अंदर इसका नाम पृथ्वीराज राठौर ने, ग्रंथों के अंदर इसका नाम है पीथल। तो ध्यान रखना, ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है ना, इस ग्रंथ के अंदर पृथ्वीराज राठौर ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया। किसके विवाह का? कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया। एक कवि आया जिसका नाम आता है दूरसा आडा। कवि का नाम है दूरसा आडा। इस दूरसा आडा ने ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है, इस ग्रंथ को पांचवा वेद तथा 19वें पुराण की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? पांचवें वेद की संज्ञा दी है और 19वें पुराण की संज्ञा दी। किसको? वेली कृष्ण और रुक्मणी। किसने दी? दूसरा आडा। ये जो वेली कृष्ण जो रुक्मणी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को जिसने प्रकाशित किया, बोले तो प्रकाशन का जो श्रेय है वो श्रेय दिया जाता है एल.पी. टोरी को। ब्रिटिश अधिकारी था एल.पी. टोरी। इस व्यक्ति ने एल.पी. टोरी ने वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो प्रकाशन का श्रेय है वह एल.पी. टोरी को दिया जाता है। एल.पी. टोरी ने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोन से कहा है। ये भी ध्यान रखना, किसने कहा है? पृथ्वीराज राठौर को एल.पी. टोरी ने क्या कहा? डिंगल का हेरोन। अब बात करें पृथ्वीराज राठौर है जिसने ये साहित्यिक रचनाएं लिखी ना, इन रचनाओं की जो भाषा है वो भाषा है डिंगल। डिंगल कौन सी भाषा है? तो ध्यान रखना, ये मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा का ही प्राचीनतम नाम है डिंगल। ठीक है, तो इस डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका तथा गंगा लहरी ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज राठौर ने। काम पर रहते हुए गागरोन दुर्ग के अंदर रहते हुए रचना की थी। कालांतर में कुछ ये भी बातें सुनने में आती है कि अकबर को पता था कि पृथ्वीराज राठौर और महाराणा प्रताप के बीच में गहरी दोस्ती। तब एक बार अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को मजाक में कहा कि आप जिसको कहते हो ना तो वो महान है, जो मेरी अधीनता नहीं स्वीकार करा है, उसने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, मेरी गुलामी कर ली है। तब पृथ्वीराज राठौर ने कहा कि ये मेरे को विश्वास ही नहीं हो सकता है कि उसने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली।
तब बताते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को पाथल के नाम से संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि आपको अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। बता दें कि प्रताप ने पृथ्वीराज की बात मानी और इस पृथ्वीराज राठौड़ के कहने पर उसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर एक इतिहासकार आया है जिसका नाम आता है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, इस कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो इस कन्हैयालाल सेठिया ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है पीठल पाथल। पीठल और पाथल, इस ग्रंथ की रचना की है कन्हैयालाल सेठिया ने। ये जो पीठल पाथल जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कन्हैयालाल सेठिया ने दो ही व्यक्तियों को संबोधित किया। अब दो कौन कौन से तो ध्यान रखना, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरा महाराणा प्रताप। पहला है पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरा है महाराणा प्रताप। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्हैयालाल सेठिया ने किसको पीथल कहा है, किसको पाथल कहा है, तो ध्यान रखना ये जो पीथल है, पीथल के अंदर जो पहला शब्द है इसके अंदर ई की मात्रा आती है। तो देखो दोनों नामों के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप दोनों नामों के अंदर किसके नाम में ई की मात्रा आती है, तो पृथ्वीराज राठौड़ के नाम में ई की मात्रा आती है, प्रताप के नाम में ई की मात्रा नहीं आती। तो ध्यान रखना कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल के नाम से संबोधित किया है तथा महाराणा प्रताप को पाथल के नाम से संबोधित किया। किसने किया? कन्हैयालाल सेठिया ने। अब बात करें कल्याणमल का दूसरा पुत्र, सॉरी थोड़ी से पहले पृथ्वीराज के बारे में और बता देता हूं कि जो पृथ्वीराज राठौड़ है इसका जन्म महाराणा प्रताप के जन्म के 6 वर्ष पश्चात हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ की जो मृत्यु है प्रताप की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात होती। पृथ्वीराज राठौड़ को अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही पता चल गया था कि इस दिन मेरी मृत्यु होगी, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर को यह संदेशा भिजवा दिया था कि इस दिन मेरी मृत्यु होगी, इस स्थान पर मृत्यु होगी। तो अकबर ने 2 वर्ष प्रताप की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात पृथ्वीराज राठौड़ को यहाँ से गाबरोन से आगरा बुला लिया और जो तिथि पृथ्वीराज राठौड़ ने पहले बताई थी उसी तिथि को पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु हुई। इससे अकबर भी बड़ा प्रभावित हुआ। तत्पश्चात इस पृथ्वीराज राठौड़ की वह आगरा के अंदर छतरी भी बनाई थी, ये भी ध्यान रखना। फिर आता है राय सिंह। तो कल्याणमल के पश्चात ये राय सिंह बीकानेर का शासक बनता है। तो राय सिंह ने शासक बनने के पश्चात क्या किया क्या नहीं किया वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ध्यान रखना एक चीज मैंने देखी है, आप इस चैनल को शेयर नहीं करते हो, आप थोड़ा शेयर कर दिया करो जिससे अधिक लोग इस साथ में जुड़ सके, आपके दोस्तों को फायदा होता है, इसलिए शेयर कर दिया करो और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।